नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से जो आज अपनी शाम की जो MCQs रहने वाली है वो रहेगी सीरीज नंबर 12। और दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर प्राप्त होता रहे। दोस्तों, कल सुबह 9 AM पर जो अपनी थ्योरी की क्लास रहेगी वो रहेगी मसल सेक्शन ऑन जॉइंट, यानी जोड़ों पर मांसपेशियों की हलचल, जहाँ से सीधा सीधा 1 या 2% यानी 2 या 4 नंबर यहाँ पे आपको कल पक्के होने वाले हैं। तो कल 9 बजे आप क्लास में ज़रूर जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी आप जोड़े, क्योंकि दोस्तों यहाँ से मैं आपको बता दूं कि जो थ्योरी और MCQ क्लासेस ली जा रही है वो अगर आप शेयर और लाइक नहीं करते तो ये आपको फ्री में उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। इसी के आधार पर आप मेरे को यहाँ पे मोटिवेशन मिलता है। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप प्रेजेंट के आधार पर शेयर और लाइक लगाकर ही आप क्लास की उपस्थिति दर्ज करवाई। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे बिना टाइम खराब किए आज के प्रश्नोत्तर में अपन 45 इंपॉर्टेंट क्लासों का क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे और कितने प्रश्नों का आप सही जवाब दे पाते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 देखिए। कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है दोस्तों। यहाँ पे जो कोशिका होती है, सेल होती है, उसका नियंत्रण केंद्र यानी कंट्रोलर मैनेजर है वो किसे कहा जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। यानी कोशिका का कंप्लीट कंट्रोल है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर 1 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है कोशिका का नियंत्रण केंद्र है वो केंद्र को कहते हैं, न्यूक्लियस को कहते हैं। यानी संपूर्ण कोशिका के अंदर है वो कंट्रोल करने का कार्य केंद्र के द्वारा किया जाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, न्यूक्लियस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों। और क्लास को शेयर और लाइक जरूर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे दोस्तों। शेयर करने से जो शेयर की संख्या बढ़ती है दोस्तों यहाँ पे, उससे मेरे को यहाँ पे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट यहाँ पे मैं लेकर आता हूँ। तो शेयर और लाइक करने में आप कभी बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों। यहाँ पे कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं दोस्तों। यानी कोशिका यानी सेल है, कोशिका है, उसकी आत्मघाती थैली है वो किसे कहते हैं, सुसाइडल बैग है वो किसे कहते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। यानी कोशिका का सुसाइडल बैग है वो किसे कहते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। यानी कोशिका के अंदर ऐसी चीज़ है दोस्तों जो खुद खत्म होने पर पूरी कोशिका ही नष्ट हो जाती है, उसे अपन कोशिका की आत्मघाती यानी सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 2 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है लाइसोसोम को अपन यहाँ पे कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 रहेगा दोस्तों यहाँ पे जीव द्रव्य जीवन का आधार है, ये किसने कहा दोस्तों। यहाँ पे जो जीव द्रव्य है वो जीवन का आधार है, ये किसने कहा है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। जीव द्रव्य है वो जीवन का आधार है, ये कहने वाला वैज्ञानिक रहेगा दोस्तों यहाँ पे हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने ये कहा है कि जीव द्रव्य है वो जीवन का आधार है। जीव द्रव्य जिसे अपन इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। प्रोटोप्लाज्म है जिससे कोशिका का निर्माण भी होता है वो प्रोटोप्लाज्म से ही होता है, इसलिए सबसे छोटा तत्व क्या होगा प्रोटोप्लाज्म और रहता है, जिसे अपन जीवन का आधार कहते हैं, ये हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने कहा है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 रहेगा यहाँ पे कोशिका में सर्वाधिक कौन सा पदार्थ होता है दोस्तों। जो कोशिका होती है, सेल होती है, उसमें से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर ये केंद्रक होता है, इसके अंदर ये चिपचिपा पदार्थ भरा होता है जेली जैसा, और इसमें अनेक अंग छोटे छोटे अणु पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा पदार्थ होता है वो कौन सा पाया जाता है। प्रश्न नंबर 4 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जल की मात्रा कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है दोस्तों। यहाँ पे सबसे छोटी कोशिका पूछी गई है वो ये अपने को यही बताना है कि स्मॉलेस्ट सेल ऑफ बॉडी है, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ बॉडी, ये अपने को यहाँ पे बतानी है। स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी कोशिका है वो कौन सी रहने वाली है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो लाल रक्त कणिका, श्वेत माइकोप्लाज्मा या केंद्रक, प्रश्न नंबर 5 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे माइकोप्लाज्मा है, ये सबसे छोटी कोशिका होती है अपनी बॉडी में, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 6। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, यहाँ पे जल्द से जल्द आप आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिए। प्रश्न नंबर 6 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कोशिका के अंदर सूचनाओं का आदान प्रदान कौन करता है दोस्तों। यहाँ पे कोशिका होती है, उसके अंदर सूचनाएं होती हैं, उनको आदान प्रदान यानी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य है वो कौन करता है, कम्युनिकेशन का कार्य है वो कौन करता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है कि कोशिका के अंदर किस चीज़ की कमी है,
ये सूचना शरीर को या तंत्रिकाओं को लेकर कौन देता है, ये कम्युनिकेशन का कार्य है वो कोशिका के अंदर कौन करता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर 6 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे RNA है, यानी राइबो न्यूक्लिक अम्ल है, ये कोशिकाओं के अंदर सूचना को आदान प्रदान करता है। इसीलिए RNA को अपन कोशिका का पोस्टमैन के नाम से भी जानते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो कोशिका का पोस्टमैन है वो अपन यहाँ पे RNA को कहते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, कोशिका के अंदर पाई जाने वाली जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे कोशिका के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जेली जैसा, तो उसे अपन यहाँ पे क्या कहते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। कोशिका होती है दोस्तों, ये कोशिका एक केंद्रक है और इसके बीच में ये पदार्थ चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, जिसके अंदर कोशिका के सभी अंग यहाँ पे तैरते रहते हैं, उसी के अंदर यहाँ पे रहते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म जिसे अपन कोशिका द्रव्य कहते हैं, ये कोशिका द्रव्य कोशिका के अंदर जेली जैसा या चिपचिपा पदार्थ होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, लाइसोसोम का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे लाइसोसोम है जिसे अपन कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं, सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। तो कोशिका के अंदर एक बार अगर लाइसोसोम खत्म हो जाती है तो दोबारा उसको जीवित करने का कार्य कौन करता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर 8 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे गोल्जी कोई है, ये कोशिका के अंदर वापस से लाइसोसोम का निर्माण करती है, तो इसे कोशिका का रिप्रोडक्टिव यूनिट के नाम से भी जानते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक आप जरूर करते रहे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट MCQs और सुबह जो मॉर्निंग में थ्योरी की क्लासेज ली जा रही है और बूस्टर क्लास भी आज ली गई है, तो उनको चालू रखने के लिए आपका शेयर और लाइक करना जरूरी है, जिसके आधार पर यहाँ पे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक और शेयर करने में आप कमी ना छोड़े, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 रहेगा यहाँ पे, केंद्र के बाहर DNA कहाँ मिलता है। दोस्तों केंद्र के बाहर है वो DNA कहाँ मिलता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों मान लो ये कोशिका है, ये अपनी कोशिका में ये केंद्रक होता है, ये यहाँ पे कोशिका द्रव्य भरा होता है, तो इस केंद्र के बाहर यानी केंद्र के अंदर एक DNA पाया जाता है, लेकिन इसके बाहर भी DNA किस में पाया जाता है, ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 9 में ध्यान रखना है दोस्तों, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में केंद्रक के बाहर DNA पाया जाता है, सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों यहाँ पे, सर्वप्रथम गुणसूत्र शब्द किसने दिया। दोस्तों यहाँ पे सर्वप्रथम है वो गुणसूत्र शब्द है वो किसने दिया है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों गुणसूत्र जिसे अपन यहाँ पे किसके नाम से जानते हैं, गुणसूत्र को अपन क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्रोमोसोम जो कि सूत्रवत रचनाएं होती है दोस्तों, सूत्र यानी धागे नुमा रचनाएं होती है, धागे नुमा जो रचनाएं होती है अपन उसे गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। तो ये इनका गुणसूत्र शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया, सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वोल्टेयर महोदय ने गुणसूत्र नामक शब्द का प्रचलन सबसे पहले किया। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 रहेगा यहाँ पे, केंद्र के अंदर सूत्रवत रचनाएं क्या कहलाती है। दोस्तों केंद्र के अंदर, केंद्रक है उसके अंदर सूत्रवत रचनाएं वो क्या कहलाती है, मैंने अभी बताया है अभी जस्ट ही इससे पहले वाले प्रश्न में कि सूत्रवत रचनाएं जिसे हम धागे नुमा रचना कहते हैं, तो वो केंद्र के अंदर धागे नुमा रचना होती है वो क्या कहलाती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे गुणसूत्र, जो केंद्र के अंदर सूत्रवत रचनाएं उसे अपन गुणसूत्र या क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 रहेगा, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे मानव शरीर के बारे में पूछा गया कि सबसे लंबी कोशिका है वो कौन सी होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों सबसे छोटी कोशिका अपन ने देख ली है, सबसे छोटी कोशिका जिसे अपन माइकोप्लाज्मा के नाम से जानते हैं, माइकोप्लाज्मा। और यहाँ पे सबसे लंबी पूछी गई है, तो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे तंत्रिका कोशिका है, यानी नर्वस सिस्टम है वो सबसे लंबी कोशिका होती है बॉडी के अंदर, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वो रहने वाला है प्रश्न नंबर यहाँ पे 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों, प्लाज्मा में कितना प्रतिशत पानी होता है। दोस्तों जो प्लाज्मा होता है उसमें कितना प्रतिशत है वो पानी या जल की मात्रा होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों जो ब्लड होता है, ये ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। एक प्लाज्मा होता है प्लाज्मा, दूसरा उसमें कणिकाएं या
रुधिर अणु होते हैं। तो प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है रक्त के अंदर? 45%, सॉरी 55%, और कणिकाएं 45%। तो प्लाज्मा के अंदर जो 55% है उसमें पानी कितना होता है? तो वो 90 से 92% होता है। पर पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आपको बता दूं कि 2022 थर्ड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है, तो उसमें 90% ऑप्शन था, तो 90 से 92% प्लाज्मा में जल पाया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 रहेगा यहाँ पे, एक वयस्क व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी मात्रा होती है? दोस्तों एक वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट पुरुष है, उसमें ब्लड की कितनी मात्रा होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे एडल्ट पुरुष के अंदर पूछा गया है कि ब्लड की मात्रा कितनी होती है, तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 14 सही आंसर रहेगा दोस्तों। 5 से 6 लीटर एक वयस्क व्यक्ति के अंदर ब्लड की मात्रा रहती है, एडल्ट पुरुष के अंदर रहती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक आप करते रहे दोस्तों। कल सुबह 9 AM पर आपको जो क्लास मिलेगी थ्योरी की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, तो आप सुबह जरूर 9 बजे जुड़े। क्लास यहाँ पे रहने वाली है जोड़ों पर मांसपेशियों की हलचल यानी मसल्स एक्शन ऑन जॉइंट, ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। तो नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15 रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 देखिए, पुरुष के कुल वजन का कितना प्रतिशत रक्त पाया जाता है? दोस्तों यहाँ पे पुरुष है, उसका टोटल बॉडी वेट का कितना प्रतिशत है वो ब्लड यहाँ पे पाया जाता है उसके अंदर, ये बताना है दोस्तों। पुरुष पूछा गया है, महिला नहीं है। तो पुरुष के कुल बॉडी वेट का कितना प्रतिशत ब्लड पाया जाता है? मान लो जैसे 50 किलो का कोई व्यक्ति है, तो उसका कुल बॉडी वेट का कितना प्रतिशत यहाँ पे ब्लड पाया जाता है? तो 8% पाया जाता है। तो यहाँ से अपन निकालते हैं, तो 4 लीटर रक्त, 50 किलो व्यक्ति में 4 लीटर रक्त पाया जाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16, महिला के कुल वजन का कितना प्रतिशत रक्त पाया जाता है? दोस्तों यहाँ पे महिला है, उसके कुल बॉडी वेट का कितना प्रतिशत है वो ब्लड पाया जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। इससे पहले अपन पुरुष के बारे में देख लिया था दोस्तों। पुरुष में 8% ब्लड कुल बॉडी वेट का ब्लड पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे महिला की पूछा गया है, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 7% कुल बॉडी वेट का ब्लड पाया जाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। डिफरेंस क्यों हो रहा है दोस्तों? यहाँ पे जो ये अंतर आ रहा है 8 और 7%, ये 1% का अंतर है, वो किस कारण हो रहा है महिला के अंदर? तो ये महिला में वसा का ज़्यादा मात्रा में पाए जाने के कारण होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखें दोस्तों, बाएं आलिंद और बाएं नीले के मध्य कौन सा कपाट होता है? दोस्तों यहाँ पे बाएं आलिंद और बाएं नीले है, यानी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है, उसके मध्य में कौन सा कपाट पाया जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। ये जो अपना हार्ट होता है, मान लो ये हार्ट है, तो ये बायां आलिंद हो गया, ये बायां नीले हो गया, दायां आलिंद दायां नीले हो गया। तो जो ये बायां भाग है, यानी बायां आलिंद और बायां नीले, ये शुद्ध रक्त का परिवहन करता है दोनों ही मिलके, लेकिन इनके बीच में एक कपाट पाया जाता है 2, और इधर पाया जाता है दायां आलिंद में 3। तो जो ये कपाट पाई जाती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? तो इसे अपन बाइक स्पीड वाल के नाम से जानते हैं। सही आंसर रहेगा दोस्तों बाइक स्पीड वाल, जिसे अपन मिट्रल वाल भी कहते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है, मिट्रल वाल। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 18, हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? दोस्तों हार्ट होता है, उसमें कितने कोष्ठ या चैम्बर होते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। हार्ट होता है, इस हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हार्ट के अंदर यहाँ पे 4 चैम्बर होते हैं, जिनमें से ऊपर के दोनों आलिंद होते हैं, ये दायां आलिंद यानी राइट एट्रियम, और ये लेफ्ट एट्रियम होता है, और ये राइट वेंट्रिकल होता है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। यानी ये होता है बायां आलिंद, बायां ये दायां आलिंद, ये बायां नीले, ये दायां नीले, ये अपने को इस प्रकार 1 2 3 और 4 इसमें कोष्ठ होते हैं या चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 19, हृदय कौन सी मांसपेशी का बना होता है? दोस्तों हार्ट होता है, वो कौन सी मांसपेशी का यहाँ पे बना होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। जो हार्ट होता है, ये हार्ट कौन सी मांसपेशी का बना होता है? तो हार्ट के देखे जाए तो हार्ट के 3 परतें होती है दोस्तों। हृदय की 3 परतें होती है, उसमें सबसे ऊपरी परत होती है वो पेरिकार्डियम के नाम से जानी जाती है। मध्य में जो परत होती है उसे अपन मायोकार्डियम के नाम से जानते हैं, और जो सबसे अंदर की परत होती है उसे अपन एंडोकार्डियम के नाम से जानते हैं। तो हार्ट इनमें से कौन सी मसल्स का बना होता है? तो वो मायोकार्डियम का बना होता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मायोकार्डियम मांसपेशी का बना होता है हृदय, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 20, शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? दोस्तों यहाँ पे शरीर की सबसे बड़ी धमनी पूछी गई है, यानी
चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 में शरीर की सबसे बड़ी धमनी पूछी गई है, वो कौन सी है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। शरीर की सबसे बड़ी धमनी जिसे अपन, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो धमनियाँ होती है शरीर में, दो रक्त का परिवहन करने के लिए दो यहाँ पे दो प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं, यानी शुद्ध रक्त लेके जाती है उसे अपन यहाँ पे धमनियाँ के नाम से जानते हैं, यानी ओटरी के नाम से जानते हैं। और जो अशुद्ध रक्त लेकर जाती है वो यहाँ पे सिराओं के नाम से जानते हैं, यानी वेन्स के नाम से जानते हैं। तो आर्टरीज है, शुद्ध रक्त कर लेकर जाती है। तो शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो वो महाधमनी रहेगी दोस्तों यहाँ पे, यानी एरोटा के नाम से अपन उसे जानते हैं, एरोटा के नाम से अपन उसे जानते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों, यहाँ पे शरीर की एकमात्र धमनी जो अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है। दोस्तों मैंने अभी बताया है जस्ट कि शरीर में शुद्ध रक्त का परिवहन है वो कौन करती है, तो शरीर में शुद्ध रक्त का परिवहन है वो धमनियाँ यानी आर्टरी करती है। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि एकमात्र धमनी है जो अशुद्ध रक्त लेके जाती है, क्योंकि धमनियाँ शुद्ध जाती है लेकिन ये अपवाद है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फुफ्फुसीय धमनी, जिसे अपन पल्मोनरी ऑर्टरी के नाम से जानते हैं। ये एकमात्र धमनी जो अशुद्ध रक्त लेकर जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों, यहाँ पे रक्त परिसंचरण की खोज किसने की। दोस्तों यहाँ पे रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज किसने की है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। यानी पूरे शरीर में है वो रक्त जाता है, ये किसने बताया है, ये अपने को यहाँ पे बताना है कि पूरे शरीर में रक्त टॉप टू बॉटम यानी सिर से पैर तक जाता है, पूरे शरीर में जाता है, परिसंचरण करता है, ये किसने बताया है। प्रश्न नंबर 22 सही आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पे विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखो दोस्तों, यहाँ पे रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है। दोस्तों यहाँ पे ब्लड ग्रुप है उसकी खोजकर्ता कौन है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों रक्त समूह जिसे अपन ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं, तो इस ब्लड ग्रुप की खोजकर्ता कौन है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, तो प्रत्येक ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ, ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति में इनमें से कोई सा रक्त पाया जाएगा, ये बताने वाला कौन है, तो ये सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कार्ल लैंड स्टीनर और विनर महोदय है, वो इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे ब्लड ग्रुप की खोज की है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों, क्लास को शेयर और लाइक जरूर करते रहिए और सुबह 9 बजे जरूर क्लास में जुड़िए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 24 रहेगा, शरीर की एकमात्र शिरा जो शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। शरीर की एकमात्र शिरा है वेन्स है जो शुद्ध रक्त यानी शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, वो कौन सी शिरा है। दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया था कि शरीर के अंदर अशुद्ध रक्त का परिवहन कौन करती है, तो शरीर में अशुद्ध रक्त का परिवहन है वो शिराओं के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ पे शुद्ध रक्त का परिवहन करने वाली एकमात्र शिरा है अपवाद स्वरूप, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे फुफ्फुसीय शिरा, जिसे अपन पल्मोनरी वेन्स के नाम से जानते हैं, पल्मोनरी वेन्स के नाम से अपन जानते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्लड थिनर प्रोटीन है वो किसे कहते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। ब्लड थिनर प्रोटीन है वो किसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे ब्लड थिनर का मतलब क्या है, यानी रक्त को पतला बनाने वाला जो प्रोटीन है वो कौन सा है। क्योंकि रक्त पतला रहेगा तो वो सही आराम से धमनियों में आराम से बहता रहेगा। तो रक्त को पतला बनाने के लिए कौन सा प्रोटीन काम आता है, तो वो हीपेरिन प्रोटीन आता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, जो यकृत के द्वारा निर्मित होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, यहाँ पे रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत पाया जाता है। दोस्तों ब्लड के अंदर है जो प्लाज्मा है उसका कितना प्रतिशत होता है, मैंने बता भी दिया था शुरू वाले प्रश्नों में कि ब्लड है वो ब्लड 2 चीज़ों से मिलकर बना है, उसमें एक है प्लाज्मा और दूसरा है उसमें कणिकाएँ या रुधिराणु। तो प्लाज्मा है वो 55% होता है और कणिकाएँ होती है वो 45% होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इस प्रकार देखें तो यहाँ पे 55% रक्त के अंदर प्लाज्मा पाया जाता है और प्लाज्मा में अगर पानी की मात्रा पूछे तो वो 90 से 92% होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों, यहाँ पे रक्त में रुधिराणु का कितना प्रतिशत होता है। दोस्तों ब्लड के अंदर रुधिराणु बता दिया मैंने, कणिकाएँ वो कितना प्रतिशत पाई जाती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो ब्लड के अंदर जो 2 पदार्थों से मिलकर बना है 55% तो उसमें प्लाज्मा और 45% उसमें रुधिराणु या कणिकाएँ होती है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 45% उसमें रुधिराणु होती है। रुधिराणु का मतलब उसमें RBC होती है, WBC होती है और प्लेटलेट्स उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 28
आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं दोस्तों? पे आरबीसी का कब्रिस्तान है वो किसे कहते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों कब्रिस्तान का मतलब मृतगृह है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान यानी आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। अगर वो इसके बाद में मर जाती है तो वो कहाँ जाती है, तो वो इसका कब्रिस्तान कहलाएगा। सही आंसर रहेगा दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा या स्प्लीन, प्लीहा या स्प्लीन जिसे अपन तिल्ली भी कहते हैं, उसमें जाकर ये मरती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 29 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? आरबीसी का जो निर्माण है वो कहाँ होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? आरबीसी का मर्त होने के बाद वो कहाँ जाती है, तो वो प्लीहा में जाती है, लेकिन इसका निर्माण होता है वो कहाँ होता है, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बोन मैरो, जिसे अपन यहाँ पे अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं। अस्थि मज्जा के अंदर इनका निर्माण होता है, यानी जो हड्डियाँ होती हैं उन हड्डियों के किनारों पे और इनके मध्य खोखले भागों में आरबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30 देखे दोस्तों, प्रश्न नंबर 30 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पे। आरबीसी के जीवन काल में कमी कौन सा रोग होता है दोस्तों? पे आरबीसी के जीवन काल में अगर कमी हो जाती है तो उससे कौन सा रोग होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। यानी मान लो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है और उससे पहले ही वो मरने लग जाती है, 119, 18 इन दिनों में मरने लग जाती है मान लो, तो वो जीवन काल में कमी हो गई और उसका कौन सा रोग होता है, तो वो सिकल सेल एनीमिया के नाम से जाना जाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 31, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक आप जरूर करते रहे दोस्तों। आरबीसी की आकृति कैसी होती है दोस्तों? आरबीसी होती है उसकी आकृति है वो कैसी होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। यानी आरबीसी की आकृति कैसी होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। यहाँ उभरी हुई आकृति की आरबीसी पाई जाती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। यानी बीच में इनमें गड्ढा सा पाया जाता है, वो आरबीसी की आकृति होती है। तो प्रश्न नंबर 31 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उभयावतल, जिसे अपन इंग्लिश में कॉनक्लेव आकृति के नाम से जानते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 देखे दोस्तों यहाँ पे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहते हैं दोस्तों? यहाँ पे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है वो यानी एंटीबॉडी के नाम से शरीर में है वो कौन कार्य करती है। शरीर में अगर कोई बीमारी लग जाती है मान लो, तो उस बीमारी में सबसे पहले लड़ने का काम या उससे शरीर की रक्षा करने का काम है वो कौन करता है, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे WBC है वो शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करती है, जिसे अपन शरीर का सिपाही के नाम से भी अपन उसे जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33 देखिए दोस्तों यहाँ पे रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? यहाँ पे ब्लड की स्टडी है वो क्या कहलाती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। यानी स्टडी ऑफ ब्लड है वो क्या कहलाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। यहाँ पे स्टडी ऑफ ब्लड है वो क्या कहलाता है, सही आंसर रहेगा दोस्तों रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ में हिस्टोलॉजी उत्तक का अध्ययन कहलाता है, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है और जो एस्ट्रोलॉजी है वो अंतरिक्ष विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। सर्वग्राही रक्त समूह मतलब सबसे रक्त ले सकता है ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो जिसे अपन यूनिवर्सल एक्सेप्टर के नाम से जानते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। सभी से रक्त ले सकता है। प्रश्न नंबर 34 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ब्लड ग्रुप AB है वो सभी से रक्त ले सकता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है दोस्तों? ये यूनिवर्सल डोनर है वो ब्लड ग्रुप कौन सा है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। यानी सभी को रक्त दे सकता है, यानी यूनिवर्सल डोनर है वो कौन सा ब्लड ग्रुप है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। यानी सभी को रक्त दे सकता है। प्रश्न नंबर 35 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सभी को रक्त दे सकता है वो ब्लड ग्रुप O है, और O में भी देखे तो O नेगेटिव रहेगा दोस्तों, सभी को रक्त दे सकता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36 देखे दोस्तों यहाँ पे कौन से रक्त समूह में एंटीजन नहीं पाया जाता है दोस्तों? यहाँ पे कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है? एंटीजन का मतलब होता है दोस्तों कि वो सभी को रक्त दे सकता है। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो प्रश्न नंबर 36 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे O ब्लड ग्रुप है, उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसके कारण ये सभी को रक्त दे सकता है किसी भी ब्लड ग्रुप को, तो इसके कारण इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 37, क्लास कैसी है आपको लग रही है दोस्तों? वो क्लास आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करके बताइए। स्कोर भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहिए। अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करने में आप कमी ना छोड़े दोस्तों।
प्रश्न नंबर 37 रहेगा यहाँ पे, कौन से रक्त समूह में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, इसके कारण वो रक्त समूह क्या करेगा, सभी से रक्त ले सकता है, सभी से ब्लड लेने वाला ब्लड ग्रुप है, उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। प्रश्न नंबर 37 सही आंसर रहेगा ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। एंटीजन नहीं पाई जाती है, वो एंटीजन ओ में नहीं पाया जाता है एंटीजन, और एंटीबॉडी है वो ए बी के अंदर नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 38, रक्त में आरबीसी का मापन किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों जो ब्लड है उसमें कितनी आरबीसी है, इसका मेजरमेंट है वो किसके द्वारा यहाँ पे किया जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है कि जो आरबीसी ब्लड के अंदर है वो ब्लड के अंदर कितनी आरबीसी है, इसका मेजरमेंट है वो किसके द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 38 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हीमोसाइटोमीटर के द्वारा ब्लड के अंदर आरबीसी की अनुमान या मात्रा का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे 39, प्रश्न नंबर 39 देखिए दोस्तों, यहाँ चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने के कार्य कौन करता है। दोस्तों यहाँ पे चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो ब्लड का थक्का जमाने का कार्य है यानी ब्लड की क्लॉटिंग करने का कार्य कौन करता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे रक्त को पतला करने का कार्य वो हीपेरिन प्रोटीन करता है, लेकिन यहाँ पे थक्का जमाने का कार्य कौन करता है, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्लेटलेट्स, जिसे अपन थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। तो थ्रोम्बोसाइट यहाँ पे ब्लड का थक्का जमाती है, क्लॉटिंग करती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 40 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 40, हृदय के मध्य स्थित दीवार को क्या कहते हैं। दोस्तों यानी हार्ट के मध्य में जो दीवार पाई जाती है, जो हृदय को दो भागों में दायां और बायां में विभक्त करती है, तो उस दीवार को अपन यहाँ पे क्या कहते हैं, जिसके कारण यहाँ पे बायां भाग और दायां भाग में हृदय बढ़ता है। तो ये जो दीवार पाई जाती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, सही आंसर रहेगा दोस्तों सेप्टम के नाम से हृदय की मध्य दीवार को जाना जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 41 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 41, लाल रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है। दोस्तों जो आरबीसी होती है उसका दूसरा नाम क्या है, ये अपने को यहाँ पे पूछा गया है कि लाल रक्त कणिकाएं जिसे अपन आरबीसी के नाम से जानते हैं उसे अपन किस नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आरबीसी को अपन किस नाम से जानते हैं, तो एरिथ्रोसाइट के नाम से अपन आरबीसी को जानते हैं। ल्यूकोसाइट यहाँ पे डब्ल्यूबीसी होती है, और जो थ्रोम्बोसाइट होती है वो प्लेटलेट्स होती है, जिनके नाम भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 42 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 42, रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों यहाँ पे रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। यानी ब्लड को जमाने के लिए कौन काम करता है, तो वो प्लेटलेट्स काम करती है, लेकिन ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, ब्लड की क्लॉटिंग की क्रिया क्या कहलाती है। तो प्रश्न नंबर 42 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हीमोरेज, ये ब्लड की जमने की प्रक्रिया कहलाती है, और जो पतला होने की वो यहाँ पे हीपेरिन प्रोटीन उसको पतला करने का कार्य भी करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 43 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 43 रहेगा, रक्त में आरबीसी प्रतिघन मिमी कितनी होती है। दोस्तों यानी ब्लड के अंदर जो आरबीसी की मात्रा है वो प्रतिघन है वो कितनी मिमी पाई जाती है, माइक्रोमीटर पाई जाती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 43 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 50 लाख घन मिमी आरबीसी ब्लड के अंदर पाई जाती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आज की प्रश्न का सेकंड लास्ट प्रश्न नंबर 44 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 44 रहेगा यहाँ पे, हृदय की मांसपेशी में रक्त की आपूर्ति कौन सी धमनी करती है। दोस्तों हार्ट की भी जो मांसपेशी होती है उसमें रक्त की आपूर्ति कौन सी धमनी करती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों जो हार्ट होता है, इस हार्ट में हार्ट पूरे शरीर में रक्त की आपूर्ति कौन करता है, तो हृदय करता है, लेकिन हृदय की जो मांसपेशी होती है मायोकार्डियम, इनको रक्त की आपूर्ति है वो कौन सी धमनी करती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 44 से आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कोरोनरी धमनी है वो हृदय को रक्त की आपूर्ति करती है। नेक्स्ट और आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट प्रश्न नंबर 45 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 45, शरीर का सिपाही किसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे शरीर का सिपाही है वो किसे कहा जाता है, मैंने बताया भी था दोस्तों कि शरीर अगर बीमार हो जाता है तो सबसे पहले उसका कार्य कौन करता है, तो वो डब्ल्यूबीसी शरीर में लड़ने का कार्य करती है, जिसे शरीर के सिपाही या प्रतिरक्षा तंत्र के नाम से भी अपन उसे जानते हैं। तो दोस्तों 45 प्रश्नों से आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाएंगे वो स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। क्लास कैसी लगी, तो क्लास अच्छी लगती है उसको शेयर और लाइक करके जरूर जाए। और दोस्तों कल सुबह 9 AM पर जो अपनी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी वो रहेगी यहाँ पे मसल सेक्शन ऑन जॉइंट, यानी जोड़ों पर मांसपेशियों की हलचल, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है।
कल सुबह 9 बजे जरूर जुड़े इंपॉर्टेंट क्लास में, क्योंकि वहाँ से 1 या 2 प्रश्न सीधे सीधे पूछे ही जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।